हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड गन की मजल एंड रिकॉइल वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बच्चों लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज अ पुश और पुल, बट यू आर इन अ हायर क्लास नाउ, सो थोड़ा इलॉबरेटली डिफाइन करते हैं फोर्स को हम। एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है या फिर उसकी डायमेंशन को चेंज करती है। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज शेप एंड साइज। इसे समझते हैं डिटेल में, डोंट वरी। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये तो खुद से मूव करेगा नहीं, इस पे हमने लगाया एक फोर्स, और ये फोर्स लगाते के साथ ही रेस्ट पे थी, मोशन में आ गई। ओके, इसे हमने धक्का दिया तो ये आ गई मोशन में। और जरूरी नहीं है धक्का देना, आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचते भी हो, पुल करते हो। एक नॉर्मल सी डोर से समझ लो, एक साइड से पुश करते हो तो खुलती है और दूसरे साइड से पुल करना पड़ता है। एंड डायमेंशन एंड फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, रबर बैंड। ओके, और ये जो टेंड्स टू चेंज है उसका क्या मतलब है? सपोज हियर इज अ वॉल, ओके, और आपने इसमें फोर्स लगाया तो क्या दीवार आगे बढ़ेगी? आंसर इज नहीं बढ़ेगी। सो इसका ये मतलब है कि फोर्स ट्राई या कोशिश करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट या डायमेंशन चेंज करने की। सो यूनिट ऑफ फोर्स, हियर इज एन ऑब्जेक्ट विथ मास m, और इस पे लगाया हमने फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगते ही मोशन में आ गई, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो फोर्स is a product of mass and acceleration. Okay, तो मास की SI यूनिट kg and acceleration की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So together it makes किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम न्यूटन भी कहते हैं, कैपिटल N। So SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब समझते हैं इसकी CGS यूनिट, छोटी यूनिट। सो F इक्वल्स MA मास kg एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg की छोटी सी यूनिट ग्राम, मीटर की सेंटीमीटर एंड सेकंड की सेकंड ही होती है। ओके, ये जो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली डाइन। So SI unit of force is Newton and CGS unit is dyne. Now let's see how many dyne are there in 1 Newton. Let me raise this. So 1 Newton is defined as 1 kg multiplied by 1 meter per second square. Okay. Now 1 kg in gram is 1000 gram. 1 meter in centimeter is 100 centimeter, और ये सेकेंड। so it will be equal to 10 to the power 5 dyne. okay, so 1 Newton equals 10 to the power 5 dyne। और फोर्स के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे kgf, 1 kgf equals 9.8 Newton. Okay, and this kgf is gravitational unit of force. Now let's move further. Effects of force. Force एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट ला सकता है? फर्स्ट इज फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसे समझने के लिए हम लेते हैं ये एग्जांपल
Here is a boy playing football. If the ball is at rest and the player kicks it, then only the ball will move forward, right? तो फोर्स से हम ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसे मोशन में ला सकते हैं, और दूसरी है जस्ट इसके ऑपोजिट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब ये इमेजिन करो, ये जो बॉल है इसे किसी ने पास दिया था और इस प्लेयर को ये फुटबॉल को रोकना है. तो व्हाट ही विल डू, ही विल अप्लाई सम फोर्स फ्रॉम हिज लेग एंड ही विल स्टॉप द बॉल, राइट? तो फोर्स से हम ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसे रेस्ट पे भी ला सकते हैं. थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कैन यू सी दिस प्लेयर प्लेइंग क्रिकेट? बॉलर ने बॉल किया एंड दिस प्लेयर हिट्स द बॉल इन अनदर डायरेक्शन. Okay, so this player is applying some force through his bat and he changed the direction of the ball, right? Fourth is force can change the speed of moving object. ये देखो आप, here is a bus. Suppose the bus is moving at 40 km/h और जो ड्राइवर है बस के एक्सेलरेटर को दबाता है and the speed of the bus reaches 60 km/h. So ड्राइवर ने फोर्स लगाया बस में through the accelerator और बस मूव करने लगी फास्टली. और इसे आप समझ सकते हो, बस थी मोशन में और उसके स्पीड को बढ़ाया गया थ्रू फोर्स. नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हियर इज अ बॉल. ये वाली बॉल तो देखा होगा आपने, ये येलो वाली. इसे अगर आप प्रेस करोगे तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, इट कॉम्प्रेसेस, राइट? तो आप फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ फोर्स. वैसे तो फोर्स के अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट चलो हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहे, दूर से भी काम चल जाता है. सो पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. नाउ सी दिस मैन, ही इज पुलिंग अ लोड विद द हेल्प ऑफ पुली, राइट? तो ये इंसान जो फोर्स लगा रहा है अपने शरीर के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू, उस फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स हैं जो किसी भी फोर्स के रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, जो अपोज करते हैं फोर्स को. जैसे यहाँ पे देखो, ये पुली है और ये जो स्ट्रिंग है पुली से रगड़ा रही है, तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगी, वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स को अपोज करेगी. जो ये पर्सन फोर्स लगा रहा है इस लोड को उठाने के लिए, उसे अपोज करेगी. और सिर्फ यही नहीं, जो व्हीकल्स चलते हैं रोड पे, रोड से उन्हें एक रेजिस्टेंस फोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. थर्ड इज टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स होता है रस्सियों में, स्ट्रिंग्स में. जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स. नेक्स्ट इज एयर रेजिस्टेंस. व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? द रेजिस्टिव फोर्स caused by the air is called air resistance. जैसे कि आपने देखा होगा बाइसाइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, you experience a force with air, right? That opposition force by air is called air resistance. अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ग्रेविटेशन पे. सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. जैसे मान के चलो अर्थ के पास एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करती है, तो इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और यही कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे फ्रीली फॉल कर सकती है. सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वैसे तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं पढ़ना, बट ये भी शॉर्ट में बताता हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द फोर्स कॉज्ड बाय चार्जेस. आपने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. इन चार्जेस से जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स. बढ़ते हैं दो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पे. तो ये होता क्या है, देखो, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है, गिर नहीं रही है, हिल नहीं रही, तो उस केस में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ओके. सो व्हेन टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. इसे समझने के लिए टग ऑफ वॉर देख लो आप. ये टीम ए है और ये टीम बी है. ओके. और इस गेम में दोनों फोर्स लगाएंगे, रोप को खींचेंगे अपनी साइड. अब एक कंडीशन इमेजिन करो कि ये
कि देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन दिस टू टीम, क्योंकि ये टीम जैसे थे वैसे ही है। और ऐसा तब पॉसिबल है जब टीम ए और टीम बी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए इस रोप पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो, जहां पे एक ऑब्जेक्ट पे जो दो फोर्स लग रही थी अनइक्वल हो, एक फोर्स ज्यादा हो, तो वहां मूवमेंट आएगी बिकॉज ऑफ अनइक्वल फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सो when two forces are of unequal strength but act in opposite direction, they are called unbalanced force. When unbalanced force is applied to a body, then the body does motion and in the direction of applied greater force. अब देखो, ये जो दो टीम थी फोर्स लगा रही थी, ये थी टीम ए और ये थी टीम बी, राइट। अब टीम ए मान के चलो जीत गई, तो टीम ए क्यों जीतेगी? इसका जवाब है क्योंकि टीम ए ने टीम बी से ज्यादा फोर्स लगाया, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स बैलेंस थी उसको टीम ए ने ज्यादा फोर्स लगा के अनबैलेंस कर दिया और इस रस्सी को मोशन में ले आए और उन्होंने ये रस्सी अपनी साइड ज्यादा फोर्स लगा के खींच लिया। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ग्रेटर फोर्स, ये डायरेक्शन, सो इट शुड बी वेरी क्लियर दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया हो। ओके, सो याद रहे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल से समझते हैं बीम बैलेंस। देखो यहाँ पे जो रेड वाली साइड है वो नीचे टिल्टेड है, नीचे झुकी हुई है। ओके, इसका क्या मतलब है? अगर चमक गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ ये रेड वाली साइड जो है नीचे की तरफ क्यों है। नाउ लेट्स सी इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। और अगर दूसरे शब्दों में समझे तो the ability of a body to remain in the rest or in the state of motion। समझते हैं इस एग्जांपल से। जैसे कि मान लो अगर इस बॉल को हमने फील्ड पे रख दिया तो क्या वो खुद से मूव करेगी? नहीं करेगी। जब तक से ये जो प्लेयर है इस बॉल को किक ना करे बॉल आगे नहीं बढ़ेगी। और अब दूसरी केस समझो, मान के चलो इस प्लेयर ने इस बॉल को किक कर दिया, लेकिन क्या वो बॉल रुकेगी? हाँ, रुक सकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। बट अगर उन दो फैक्टर्स को हम अवॉइड करें, सपोज करो कि फील्ड में कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या ये बॉल रुकेगी? द आंसर इज नो। इस बॉल को रोकने के लिए दूसरे प्लेयर को पैर लगाना होगा एंड रोकना होगा। एंड या वन मोर थिंग, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया is directly proportional to mass of an object. It means more the mass, more is the inertia, and less the mass, less is the inertia. ऑब्जेक्ट की मास जितनी ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा, ऑब्जेक्ट की मास जितनी कम इनर्शिया उतनी कम। और यहाँ पे इसी एग्जांपल में एक बॉल है, बॉल की मास मान के चलो 100 ग्राम एंड ये जो प्लेयर है उसकी मास सपोज 50 kg। तो यहाँ पे किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? आंसर इज इनर्शिया उसी की ज्यादा होगी जिसकी मास ज्यादा है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक से उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा। जैसे कि एक बस है, ये बस खुद से तो आगे बढ़ने से रही, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर को एक्सेलरेटर दबाना होगा। और यहाँ पे जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, इस बस तो थी रेस्ट पे, कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, तो एक्सेलरेटर लगते ही इस बस की इनर्शिया भंग हो गई रेस्ट वाली और बस आगे बढ़ने लगी। और यहाँ पे आप एक स्पेशल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब अचानक से इस बस को मोशन में लाया जाए एंड आप इस बस में बैठे हुए हो,
जैसे ही ये बस मोशन में आएगी तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, राइट। तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। जैसे बस रेस्ट पे थी और आप भी बस पे बैठे हुए थे, जैसे ही ये बस आगे बढ़ेगी अचानक से, तो आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद दिस बस के साथ तो आगे बढ़ जाता है, बट आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को मोशन में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यही कारण है कि जब अचानक से बस आगे बढ़ती है तो हम पीछे की ओर टिल्ट हो जाते हैं। सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक से उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। जैसे कि ये बस मान के चलो आगे बढ़ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये बस तो खुद से रुकने से रही। इसे रोकने के लिए ड्राइवर को ब्रेक्स लगाने होंगे, और जैसे ही ब्रेक्स लगते हैं व्हाट वी एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड फोर्स। इसका भी कारण ये है कि हमारी बॉडी बस के साथ मोशन में थी, और जैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन भंग हुआ हमारे लोअर पार्ट को ये बात समझ में आ गई, बट अपर पार्ट को रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगा। तो इसीलिए जब सडन ब्रेक लगती है बस में आगे की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी जब तक से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। तो अब एक और केस इमेजिन करो। सपोज ये बस स्ट्रेट पाथ पे चल रही थी और अचानक से लेफ्ट टर्न हो गई। व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? और अगर ये लॉजिक समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में बता दो ऐसा क्यों हुआ। अब समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट everything in the universe remain in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless compelled by an external unbalanced force, also known as law of inertia। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक से उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये एक बॉल है केप्ट ऑन द ग्राउंड, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बॉल खुद से मूव नहीं करेगी जब तक से आप इसे किक ना करो। और यहाँ पे बॉल को किक किया गया, बॉल मोशन में आ गई, और बॉल अगर मोशन में है तो रुकेगी भी नहीं। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे रोक सकते हैं, जो मैंने बताया था इनर्शिया के डेफिनेशन। तो उसे अगर अवॉइड किया जाए तो इस बॉल को रोकने के लिए अब समझते हैं डे टू डे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये वाली केस मैंने टाइप्स ऑफ इनर्शिया में भी समझाया था। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली। एक बस है आगे जा रही है, अचानक से रुक गई, तो क्या होगा? यू नो इट, राइट। और अगर परफेक्ट नोट चाहिए तो यहाँ ये नोट कर लो। और ये वाली केस भी मैंने समझाया टाइप्स ऑफ इनर्शिया में। व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली पर्सन फॉल्स बैकवर्ड। ये देखो, ये एक बस है अचानक से आगे बढ़ी, तो इस पे बैठे हुए लोगों का क्या होगा? वो बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो कारण ये रहा, इन दिस केस द बस एंड द पैसेंजर्स अलोंग विथ आर इन मोशन। When the driver applies the brake, the bus stops, but the passengers stay in motion. Due to this, they keep moving forward while the bus has stopped. Hence, they experience a sudden forward movement. Third application देखो, when a tree is shaken, its fruits and leaves fall down. देखो, ट्री को शेक किया गया और इसके फ्रूट्स गिर गए। समझते हैं इसका लॉजिक। ट्री रेस्ट पे थी तो उसके साथ साथ इसके लीव्स और फ्रूट्स भी रेस्ट पे थे। जैसे ट्री के इनर्शिया ऑफ रेस्ट को भंग किया गया तो लीव्स और फ्रूट रेस्ट पे ही थे, उन्हें थोड़ा टाइम लगा रिस्पॉन्स करने में, और ये अचानक मोशन में आने की वजह से जो वीकली अटैच्ड फ्रूट्स या लीव्स थे वो नीचे गिर जाती है। When a tree is shaken, the tree moves to and fro while the fruits and leaves remain in the state of rest on account of their inertia, and thus fruits and leaves separate from the tree and fall from the tree. नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। ये देखो, क्या कारण है कारपेट को पीटते ही उसे डस्ट निकलने लगते हैं? समझते हैं इसकी भी लॉजिक। कारपेट रेस्ट पे होती है और उसको अचानक से उसका इनर्शिया भंग किया जाए, आई मीन उसे मोशन में लाया जाए, तो उसमें जो अटैच्ड डस्ट पार्टिकल्स है वो भी रेस्ट पे थी, लेकिन इनर्शिया डिस्टर्ब होने की वजह से, भंग होने की वजह से वो रेस्ट पे ही रह गए, उन्हें टाइम लगा मोशन में आने में और वो कारपेट से निकल जाती है। अगर लिखना चाहो, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द कारपेट इज सेट इनटू मोशन।
due to inertia of rest, the dust particles tend to remain at rest. As a result, the dust particles fall off. अब समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। सो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर P से, एंड मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। Momentum is a vector quantity, that is, it has both magnitude and direction. अब इसे समझते हैं हम। Let there be an object of mass m and it's moving with velocity v. So momentum in this case will be mass into velocity. Okay? And SI unit की अगर बात करें तो mass की होती है kg and velocity की मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, कुछ केसेस से समझते हैं। सपोज हियर इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम कितनी होगी? तो देखो, इस केस में देयर इज नो मूवमेंट, राइट, सो देयर इज नो वेलोसिटी, सो मोमेंटम इस केस में हो जाएगी 0। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम पे बेस्ड समझते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोमेंटम में चेंज होती है तो वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया, और ये चेंज इन मोमेंटम जो है उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। जैसे ये देखो, यहाँ एक ब्लॉक है, उसे पुश करके मोशन में लाया जा रहा है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है किस साइड मूव करेगी? सो द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ भी देखो, अ लेडी इज पुलिंग हर बैग, और यहाँ भी देखो फोर्स लग रही है, पुल किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। वैसे तो हमने फॉर्मूला ऑफ फोर्स कर लिया है, बट उसके पीछे की लॉजिक समझो, ऐसा क्यों है। चलो फोर्स को डिराइव करते हैं यूजिंग मोमेंटम। सो सपोज हियर इज एन ऑब्जेक्ट विथ मास m, ये पॉइंट A पे है और ये पॉइंट A से पॉइंट B पे गई इन टाइम मान के चलो t सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पे है चेंज इन मोमेंटम है, इनिशियली लेते हैं Pi इक्वल्स m इंटू यू, वेयर m इज मास एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, and Pf, I mean final momentum, is m into v, mass into final velocity। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, यानी Pf माइनस Pi, एंड रेट है यानी इन दो फैक्टर को डिटरमाइन कर रही है टाइम। ओके, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड। अब सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज, Pf की जगह mv माइनस Pi की जगह mu अपॉन t, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये दोनों टर्म में m कॉमन है तो m निकाल लो कॉमन, v माइनस u अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और अब याद करो मोशन की पहली इक्वेशन, जहां हमने पढ़ा था v इक्वल्स u प्लस at, राइट। अगर यहां से हम u को इक्वल्स के वो साइड ले जाए तो ये हो गई at इक्वल्स v माइनस u, और ये t को भी अगर हम इधर ले आए इक्वल्स के तो a इक्वल्स v माइनस u अपॉन t। तो ये v माइनस u अपॉन t है, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं a से, ma प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना होगा, तो ये F इक्वल्स के एम ए हो गया, वेयर के इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है न्यूटन ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी एज 1। ओके, तो यहां से आ गई F इक्वल्स एम ए। अब बोलो ये क्या बात हुई, के इक्वल्स 1 ही क्यों? समझते हैं इसे भी। अब पहले ये बताओ हाउ वी डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यही हमने देखा है। और अगर k की वैल्यू 1 हटा के कुछ और ले लो, ये जो kg, तो ये मास, एक्सेलरेशन और ये कांस्टेंट की जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ और वैल्यू आएगी,
ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, बट 1 न्यूटन इज एग्जैक्टली 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए k की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ से आ गई F इक्वल्स ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। वो तो पहले मैंने एक छोटा सा टच दिया था फोर्स का, टू डिराइव इट्स SI यूनिट। नाउ दिस इज द एक्चुअल डेरिवेशन ऑफ फोर्स। ओके, हाउ टू कैच अ बॉल। बॉल को हमें कैसे कैच करना चाहिए। बॉल कैच करने में ध्यान रखा जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पे देखो, बॉल मोशन में है और उसे अगर अचानक से पकड़ लो बिना हाथ हिलाए, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट पे, हाथ बस सामने लाके, सो योर हैंड्स कैन गेट डैमेज्ड, राइट। बट अगर बॉल को इस वाले मेथड से पकड़ो, यहाँ पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो पकड़ने में, राइट। और ये ज्यादा टाइम लगाने का क्या सेंस है, क्यों हमें ज्यादा टाइम लगा के कैच करना चाहिए। अभी हमने देखा जो फोर्स है वो इक्वल्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन हम अगर सब्सटीट्यूट करें तो मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी, और ये m और ये v माइनस यू की जो वैल्यू है कुछ भी आ सकती है, तो उसकी एक वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज x, f इक्वल्स x अपॉन टी। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखो तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब मोर द टाइम लेस विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, या फिर जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स। तो यही कारण है कि इस बॉल को टाइम लगा के पकड़ा जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारे मैचेस में, when we try to catch a ball with our hands, then we are actually trying to stop the motion of the ball by allowing the ball to transfer its momentum to our hands. Now, if the momentum transfer takes place in a long duration of time, then the force exerted on our hand will be less. अब समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का उसके इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। समझते कुछ एग्जांपल से। जब हम चलने के लिए रोड या किसी भी सरफेस पे अपना पैर रखते हैं, लैंड को धकेलते हैं, उसी फोर्स से पुश करता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। While walking, a person pushes the ground in the backward direction and the ground in return pushes the person in the forward direction. सेकेंड, यहाँ एक टेबल है, इस पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगी वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है एक्शन फोर्स, और इसकी रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ओके, दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर आप हाथ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी वेट की जो फोर्स है नीचे की तरफ लगेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उससे बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगेगी। हर एक फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स होता ही होता है, और ये मैं नहीं कहता, न्यूटन का कहना है। और ये लॉ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं कुछ डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन। फर्स्ट इज स्विमर, हाउ स्विमर स्विम्स। स्विमर जो है अपने हाथ से वाटर को पुश करता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। वाटर भी स्विमर के हाथ को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश करती है। A swimmer pushes the water backwards with their hand, and in return, the water pushes the swimmer forward, thus enabling him to go forward during swimming. Now see how birds fly. Can you see? Bird is flapping its wing. तो ये भी possible motion की वजह से। A bird while flying pushes the air downwards with the help of its wing. Consistent with Newton's third law of motion, the air makes the bird go upward. मतलब जिस फोर्स से बर्ड ने एयर को पुश किया, एयर भी उसी फोर्स से बर्ड की विंग्स को पुश करती है और बर्ड ऊपर चला जाता है। रॉकेट प्रोपल्सन, सी अ रॉकेट फ्लाइज इन द एयर। रॉकेट की इंजन जिस रेट से एयर को पुश करती है, तो एयर भी रॉकेट को उसी अमाउंट ऑफ फोर्स से इक्वल इन मैग्नीट्यूड से पुश करती है और रॉकेट आगे बढ़ता है। The engine of rocket emits hot burning gas in downward direction. These gases apply an equal and opposite reaction force to the rocket in upward direction. Recoil of a gun. ये देखो, ये गन जब चलाया जाता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट कर, जब गन में से बुलेट निकलती है, बुलेट की फोर्स आगे जाती है, वो हो गया उसका एक्शन फोर्स, और उसके बदले में गन एक्सपीरियंस करती है एक बैकवर्ड फोर्स जिसे हम कहते हैं रिकॉइल फोर्स। सो व्हाइल अ गन फायर्स अ बुलेट, द गन पुट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट दैट प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स ऑन द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो हर एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता ही होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो या फिर रेस्ट पे। एंड यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू रिकॉइल ऑफ अ गन। ये बुलेट जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है उसे हम कहते हैं मजल वेलोसिटी, और गन जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर आई उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, now let's see law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum state that if two objects collide, then the total momentum before and after the collision of the particle will be conserved. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराती है तो टकराने से पहले की जो मोमेंटम है वो इक्वल होगा टकराने के बाद वाली मोमेंटम के। तो चलो समझते हैं इसे। बिफोर कोल्यूजन का एक केस लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट बी है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए हमने लिया ma और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ua, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी हमने लिया mb एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया ub, एंड दोनों जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। और थोड़े देर बाद यहाँ पे दोनों एक फोर्स से टकराए। ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे एक फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए पे एक फोर्स लगाया। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ये पढ़ा हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स को हमने माना F1 और दूसरे को F2, और ये फोर्स हमने ले लिया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन था इसीलिए। ओके, नाउ आफ्टर कॉल्यूजन दोनों अलग हुए एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है ma एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी va, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी सेम है mb एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी vb, और दोनों इसी डायरेक्शन में चलने लगे। अब इस केस से हमें प्रूव करना है जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराती हैं तो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टोटल फाइनल मोमेंटम। तो चलो प्रूव करते हैं इसे। क्या प्रूव करना है हमें? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉल्यूजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉल्यूजन। सो इसे हम प्रूव करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक फोर्स जो B ने लगाया A पे इक्वल होगी वो फोर्स के A ने लगाया B पे, एंड क्योंकि फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन था तो एक फोर्स हमने ले लिया नेगेटिव। ओके, और न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma, राइट, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब F1 वो फोर्स लेंगे जो B ने लगाया था A पे, तो ये मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, और F2 वो फोर्स होगी जो A ने लगाया था B पे, तो ये हो जाएगी मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, और ये नेगेटिव लिया था F2। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ma ua प्लस mb ub, राइट, विल बी इक्वल टू ma va प्लस mb vb। ओके, यही प्रूफ करना है हमें। और यहाँ पे जो वैल्यूज लिया हमने ma ua mb ub ma va mb vb, यहाँ से आप देख सकते हो ma है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड mb इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट b एंड ub इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया कौन सी वैल्यू क्या है। तो अब देखो ये जो दो वैल्यूज हैं हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे f1 इक्वल्स माइनस f2 पे, तो ये हो गई mb ab इक्वल्स टू माइनस ma एंड aa। ओके, नाउ mb एक्सेलरेशन हमने पहले पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t,
और ये वो टाइम है जितने देर के लिए वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराई थी। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी के जगह पे। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इक्वल्स माइनस एम ए इंटू, ये एक्सेलरेशन भी सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। तो ये टी कैंसिल कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, राइट। अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को साइन के साथ लिख लो, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए, माइनस माइनस इज प्लस एम ए यू ए। अब ये जो वैल्यू है, अब देखो ये जो वैल्यू है नेगेटिव में है, इसे इक्वल्स के ये साइड ले जाएंगे और ये वैल्यू को इक्वल्स के ये साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगी एम बी वी बी प्लस, नेगेटिव में है तो इक्वल्स के ये साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। तो एम ए वी ए विल बी इक्वल टू, यहाँ एम ए यू है प्लस ये नेगेटिव इक्वल्स के वो साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो गई, एम बी यू बी, राइट। अब यहाँ देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आर द सेम, एम बी वी बी एम ए वी ए, यहाँ भी एम ए वी ए एम बी वी बी क्या है टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी यह है टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गई प्रूफ। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विच विल बी ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।